नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेस में मित्रों हम लोगों ने परमाणु संरचना का प्रारंभ किया, जिसमें हमने थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल देखा। थॉमसन के दोष और उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल का आना, और अब रदरफोर्ड में भी कुछ कमियां पाई गई हैं। वो क्या क्या थी मैं एक बार याद कराता हूं आपको। आपने पिछले क्लास में पढ़ा, रदरफोर्ड ने बताया कि हमारे पास एक नाभिक है। इस नाभिक में क्या रहता है बाबू? प्रोटॉन रहता है इनके हिसाब से, और बाहर कक्ष बने हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनके बारे में आप अच्छे से जान रहे हैं। ये एक आवेश है जो कि ऋण आवेश है, और कोई भी आवेश अगर गति करता है या चलता है तो अपने चलने के साथ साथ वो लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। यानी कि इनडायरेक्ट में हम ये कह सकते हैं कि वो लगातार ऊर्जा का हास करता है। और अगर वो ऊर्जा का हास कर रहा है तो ऐसा होना चाहिए कि इसकी साइज धीरे धीरे घटनी चाहिए, और घटते 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 एक समय आना चाहिए जब वो प्रोटॉन यानी कि नाभिक पर गिरकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेना चाहिए। पर वास्तव में ऐसी घटनाएं हमको देखने के लिए कभी नहीं मिलती, क्योंकि आपने पढ़ा है परमाणु कभी भी मरता नहीं है। अब मामला ये है कि सर अगर ये घूम रहा है तो एक चीज और भी करेगा। ये हर तरीके की, अगर चूंकि रिवॉल्व कर रहा है तो ये हर तरीके की तरंगों का उत्सर्जन करना चाहिए इसको। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं, यानी कि स्पेक्ट्रम देखते हैं किसी भी चीज का, तो हमें ऐसा नहीं मिलता कि हर प्रकार का वहां पर हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त हो। हमें कुछ चुनिंदा स्पेक्ट्रम ही प्राप्त होते हैं, जो इस बात की भी पुष्टि करता है कि हाँ कोई ना कोई दोष जरूर है। ठीक है, तो एक तो रदरफोर्ड साहब के पास ये व्याख्या नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्यों, अगर एक आवेश है तो घूमते घूमते जरूर इनकी ऊर्जा कम होगी और इन्हें प्रोटॉनों पर या नाभिक पर गिरकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेनी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। दूसरा, इनकी अगर बातों को मान लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन को हर तरीके की तरंगों का उत्सर्जन करना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। ये पर्याप्त कारण थे कि इस मॉडल में कमी को पाया गया। अब इसकी दूर करने के लिए इन कमियों को हमारे बोर साहब आए और उन्होंने बोर का परमाणु मॉडल दे डाला। अब सवाल ये उठता है कि सर बोर के परमाणु मॉडल में क्या है? अगर मैं कहूं कि ये इन्हीं कमियों को ढांपने का प्रयास कर रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। बोर साहब ने सबसे पहला सिद्धांत दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में, इसमें या इसमें नाभिक के चारों तरफ इस तरीके से जो ये रिवॉल्व कर रहे हैं, ये एक फिक्स एनर्जी ऑर्बिट है, यानी कि एक निश्चित ऊर्जा स्तर है। और इसमें इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं या घूमते हैं तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। फिर से सुनिएगा, ये ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, इन्होंने कहा। ठीक है, दूसरी चीज, ये जब घूम रहे हैं तो इनके साथ एक खास बात जरूर होगी। ये ऑर्बिट्स भी जो है हमें, ये कक्षाएं जो है हमें, वो एक निश्चित दूरी पर मिलेंगी। और उसके लिए उन्होंने एक जुगाड़ बताया कि ऑर्बिट कितनी दूरी पर होंगे। उन्होंने कहा कि जिनके लिए कोणीय संवेग का मान, जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्णांक गुणक होगा, पूर्णांक गुणक होगा, ठीक है, वो आपका जरूर हमारा त्रिज्या, यानी कि वो वहां पर जरूर हमें ऑर्बिट मिल जाएगी, r1 r2 या r3। सेंस क्या है? संवेग का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं mv, और कोणीय संवेग का फॉर्मूला हो जाए तो mv r बराबर क्या हो जाएगा? पूर्णांक का मतलब n से है और h/2π, यानी कि जो इन शर्तों का पालन करे, यानी कि जिन स्थितियों में mvr की वैल्यू nh/2π के बराबर आती जाएगी, केवल वही ऑर्बिट हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज, अब मुद्दा ये था कि सर जी अगर आपने ये कहा ये घूमते वक्त उत्सर्जन नहीं करते हैं ऊर्जा का, तो उत्सर्जन कब करते हैं? इसका जवाब उन्होंने इस प्रकार दिया कि अगर आप बाहर से नहीं कहीं से एनर्जी मिल जाए, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, एनीथिंग, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उछलते हैं या कूदते हैं और अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। पर वहां जाकर ये बहुत देर तक नहीं टिकते हैं, केवल 10 के पावर -8 सेकंड तक रुककर फिर ये वापस आ जाते हैं। अब मान लेते हैं अगर उसने n1 ऊर्जा से उछाल भरा और n2 तक पहुंचा, तो En1 - En2 करने पर हमें ऊर्जा का एक अंतर मिलेगा जिसे हम डेल्टा E कह सकते हैं। अब इतनी ऊर्जा के बराबर वो यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करेगा, जिसकी वैल्यू हम hc/λ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और आगे चलकर यहीं से हम लैम्डा का मान भी निकाल सकते हैं, और ये कॉज बनेगा हमारे स्पेक्ट्रम के होने का। तो ये रही बोर की अवधारणा रदरफोर्ड के गलतियों को सुधारते हुए।
अब सवाल ये था कि बोर ने हर बात के लिए कुछ ना कुछ बातें कही हैं, तो आइए उस पर चर्चा करें, मैथमेटिकल इवेंट पर जो इन्होंने हमको दिया। वो क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर हमें मिल रहा है कि एक फिक्स ऑर्बिट पर, तो ये ऑर्बिट की त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि इस कक्ष की त्रिज्या कितनी होगी, कितनी कितनी दूरी पर ये त्रिज्या हमको प्राप्त होंगी, ऑर्बिट इस नाभिक से कितनी कितनी दूरी पर होगा। दूसरी चीज, इसमें रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन यानी कि घूमरण करते हुए इलेक्ट्रॉन या घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होगा। तो इन सभी के लिए बोर साहब ने कैलकुलेशन किया है। आइए उन सभी कैलकुलेशन की तरफ हम लोग रुख करते हैं और बारी बारी से देखते हैं क्या खासियत होगी। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम त्रिज्या की गणना करते हैं बोर साहब के इस मॉडल के लिए। ठीक है, तो आर की गणना आइए देखें। ये हमारा नाभिक है। इस नाभिक में फिलहाल जैसा कि आपको पता है पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं जिन पर आवेश कितना होगा अगर उनकी संख्या z है, आप जानते हैं परमाणु संख्या है, तो एक प्रोटॉन पर भी उतना ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर, बशर्ते धनात्मक होता है। तो यहाँ पर हम E लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा ZE हो गया। क्लियर हो गया? यहाँ पर आवेश हो गया हमारे पास ZE के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है जो रिवॉल्व कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन से इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, किस कक्ष की, मैंने एक इलेक्ट्रॉन मान लिया ये रिवॉल्व कर रहा है। अब इनमें अगर हम संबंध देखें तो आप ध्यान दीजिए, कोई भी चीज जो घूर्ण करती है या घूमती है वृत्तीय कक्ष में, वो एक बल लगाती है, जिस बल को आप लोग किस बल के नाम से जानते हैं? अभिकेंद्र बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस समय एक बल और भी लगा होगा, चूंकि ये पूरा धनात्मक आवेश है जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं Q1, इसे क्या कह सकते हैं एक तरीके से Q2। तो इनके बीच में एक और बल लगा होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे? कूलाम बल कहेंगे। ठीक है, और ये कूलाम बल इस अभिकेंद्र बल के द्वारा संतुलित किया जाएगा। तो हम कहेंगे सर अभिकेंद्र बल का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा? कहेंगे सर अभिकेंद्र बल बराबर हमारा होगा कूलाम बल। ठीक है, तो चलिए पहले इस संबंध के मजे लूटते हैं। अभिकेंद्र बल की वैल्यू अगर ये मान लिया जाए कि ये वेलोसिटी v से घूम रहा है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे m जो कि द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, me कह सकते हैं, और साथ में ve कह सकते हैं का स्क्वायर बाई r। आप जानते हैं अच्छे से, बल्कि rn लगा लें, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहली कक्षा है कि दूसरी है कि तीसरी, मुझे मालूम नहीं है कौन सी कक्षा है, तो मैंने rn कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर rn लगा लिया है। अब बराबर क्या होगा? कूलाम बल के। कूलाम बल कितना होता है हमारा? 1/4 पाई साइलेंस 0, पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश, यानी कि पहला आवेश ZE, दूसरा आवेश E हो गया हमारा। ठीक है, अपान में क्या लगा दिया जाए मित्रों? आर स्क्वायर, यानी कि Rn का स्क्वायर। अब ये एक Rn इस Rn को काट देगा। दूसरी चीज आपको ऑलरेडी मालूम है, अभी अभी हमने चर्चा किया कि MVR। अब यहाँ पर मैं जरूर E और N लगा दूंगा, बराबर कितना होता है? NH/2 तो यहां से हमें मिल सकता है MeVe बराबर NH/2 इंटू Rn। अगर ये यहाँ पर रख दिया जाए तो हमारा काम बन जाए। थोड़ा सा आसानी के लिए हमने एक छोटा सा काम किया है, Me का गुणा किया है और Me का भाग करा है, इससे ये बन जाएगा Me का होल स्क्वायर, और हमें दिखेगा कि सर ये MeV का होल स्क्वायर बन सकता है। तो 1/Me ये बन जाएगा MeVe का क्या हो जाएगा बाबू? होल स्क्वायर, और आगे आ जाएगा 1/4 पाई साइलेंस 0 ZE स्क्वायर बाई Rn। अब इसकी जगह इसकी वैल्यू को उठाकर रख दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 1/Me। VE के जगह पर हमारा आ जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू कितना? NH/2 Rn। ठीक है, अब इसको जब रखेंगे तो स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर, फिर Rn का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे हमें मिल जाएगा 1/4 पाई साइलेंस 0 ZE स्क्वायर, और क्या मिल जाएगा? Rn। एक Rn ने एक Rn को क्या किया? काट दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए और बताइए क्या कटेगा? 4 से 4 कटेगा, 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा। अब हम Rn की वैल्यू निकालेंगे। Rn के लिए देखिए ये सारी चीजें ऊपर आ जाएंगी, मतलब N स्क्वायर H स्क्वायर साइलेंस 0 ये ऊपर आ गया, और नीचे क्या बचा हुआ मेरे पास? Me बचा हुआ है, एक पाई बचा हुआ है। ठीक है, एक पाई बचा हुआ है, ये Rn ऊपर जाएगा, Z स्क्वायर नीचे लाएंगे, ZE स्क्वायर बराबर Rn। ठीक है, ये Rn ऊपर आ गया है। ठीक है, Z स्क्वायर को नीचे ले आए हैं, तो सारी चीजें हमारी व्यवस्थित हो चुकी है मित्रों। अब हम चलेंगे देखेंगे Rn की वैल्यू कितनी आई। आइए देखते हैं।
आर एन बराबर कितना हमको मिल गया, तो जवाब है सर आर एन बराबर, इसमें ध्यान दीजिएगा इन कैलकुलेशन में जेड और एन को हर बार आप बाहर निकाल लिया करिएगा, क्योंकि इनकी हमें आवश्यकता पड़ती रहती है। तो इन दोनों को हम बाहर निकाल लें तो हमारे पास बचेगा एच स्क्वायर साइलेंस जीरो, नीचे हमारे पास है एम ई पाई और ई स्क्वायर, ये पूरा बाहर एक तरफ हो गया, और एन स्क्वायर जेड हमारा अलग निकल आया। ठीक है, तो हमारे पास जो चीजें आ रही हैं उस पर जरा गौर करिएगा। साइलेंस जीरो एच स्क्वायर, एम ई पाई, और ई का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, जेड को भी हमने बाहर निकाल लिया, तो ये समस्या खत्म है। अब ये एक अचर है, आप ध्यान दें, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.64 इंटू 10 के पावर माइनस 34, साइलेंस जीरो 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस 12, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 27, पाई की वैल्यू 3.14, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर। तो जब इसे सिंप्लीफाई किया गया तो हमें आर एन का एक सिंपल सा मान मिल जाता है, वो है 0.53 एंगस्ट्रॉम, आगे है एन स्क्वायर बाई जेड। ये हमारा आउटपुट आ गया त्रिज्या के लिए। ठीक है, अब अगर मैं हाइड्रोजन की त्रिज्या ज्ञात करना चाहूं इन फॉर्मूलों से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइए जरा गौर करें। यदि हम n बराबर 1 रख लें, और हाइड्रोजन के केस में आप जानते हैं z बराबर कितना होगा 1, तो हाइड्रोजन के पहले कक्ष की त्रिज्या आ जाएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम, यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर बाई 1। और अगर आप दूसरी त्रिज्या निकालना चाहते हैं तो n बराबर क्या रखना पड़ेगा आपको 2, z तो अभी भी 1 ही होगा। ठीक है, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम, आगे आ जाएगा 2 का स्क्वायर बाई 1, तो ये हो जाएगा 4, 4 तियां 12 और 4 पंजे 20 एक 21, यानी कि 2.12 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस तरीके से आप जिस कक्ष की भी त्रिज्या निकालना चाहें वो बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं मित्रों। अब सवाल है, आर तो निकल गया सर, वी एन की भी गणना करा दीजिए, अलग अलग कक्ष में v की वैल्यू क्या होगी वो भी हमको बता दीजिए। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं v की गणना करने। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि हमको आर ज्ञात है और ये भी पता है कि कोणीय संवेग एम ई वी एन और आर एन बराबर क्या हो जाएगा, एन एच बाई 2 पाई। इस संबंध का उपयोग अगर हम कर कर इन सभी चीजों को नीचे भेज दें तो वी एन का मान मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, एन एच बाई 2 पाई और 1 बाई एम ई और आर एन आ जाएगा। ठीक है, अब बताएं जरा आर एन की वैल्यू जो कि अभी अभी आपने निकाल रखी है, यहाँ लाकर रख देंगे। बोलिए आर एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, ऊपर से देखिए कितना है, एच स्क्वायर साइलेंस जीरो, नीचे कितना है एम ई पाई ई का स्क्वायर और एन स्क्वायर बाई जेड। अब ऐसा कर ले अगर हम तो देख रहे हैं सर, पाई से पाई हमारा कट जा रहा है, एम ई से हमारा एम ई कट जा रहा है, और एक चीज है हमारा एन से एक एन भी कट जा रहा है। तो हमारे पास वी एन के नाम पर क्या क्या बच रहा है उसे थोड़ा देखना पड़ेगा। वो क्या है हमारे पास, ई स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये बच जाएगा एच ई स्क्वायर, एक जेड बचेगा। ठीक है, यहाँ n भी है नीचे में, n बचा लेंगे, हमारे पास 2 बचा है, यहाँ पर h स्क्वायर बचा है। ठीक है, और साइलेंस जीरो, एक h ने एक h को भी काट दिया। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है ई स्क्वायर बाई 2h साइलेंस जीरो, ई स्क्वायर बाई 2h साइलेंस जीरो, जेड बाहर बाई n। ये भी देखिए कॉन्स्टेंट्स है सब, e की वैल्यू कितनी होती है, तो फिर मैं वही दोहराऊंगा, तो सर ई का मान होता है आपका 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, फिर एच की बात करूंगा तो 6.4 इंटू 10 के पावर माइनस 34, और एस साइलेंस जीरो की बात कर लें तो साइलेंस जीरो का मान आपका होता है 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस 12। तो इन सबको अगर रख कर हम कैलकुलेशन करें तो हमें वी एन की वैल्यू मिल जाती है 2.19 इंटू 10 के पावर 6, आगे आ जाएगा जेड बाई एन। तो ये लीजिए nवें कक्ष के लिए वेग का फॉर्मूला आपको मिल गया। अब आप जब चाहें, ठीक है, यहाँ पर देखिए वी एन को भी मैंने बढ़ा दिया यहाँ बगल में, वी एन बराबर 2.19 इंटू 10 के पावर 6, जेड बाई क्या है एन। और वैसे वी एन का फॉर्मूला कितना है आपका, तो जवाब है सर ये है हमारा ई स्क्वायर बाई कितना है 2h साइलेंस जीरो, और बगल में कितना है जेड बाई एन। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट हो जा रहा है। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें कि हमें
हाइड्रोजन के लिए पहले कक्ष के लिए वेग ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो z बराबर 1 और n बराबर 1 रखना पड़ेगा। अगर हम ये रखते हैं तो मिलेगा v 1 बराबर 2.19 इंटू 10⁻6 1/1, यानी कितना आ गया 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड पहले कक्ष में। और दूसरे कक्ष के लिए भी निकालें तो जवाब हुआ सर अब 2 रखना पड़ेगा, v2 बराबर 2.119 इंटू 10⁻6 1/2, 2 से काटने पर 2 1 का में 2 0 2 9 18, तो 1.09 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हम चाहें तो मित्रों वेग भी निकाल सकते हैं। अब मामला उठता है कि सर किसी भी कक्ष की कुछ न कुछ निश्चित ऊर्जा होगी, जैसा आप पहले ही बोल चुके हैं कि हर कक्ष एक निश्चित ऊर्जा स्तर है, तो उस ऊर्जा स्तर का भी कोई ऊर्जा होगा, वो वैल्यू भी निकाली जा सकती होगी। जवाब बिल्कुल हाँ में है। तो आइए देखते हैं। आप जानते हैं किसी भी के लिए कुल ऊर्जा का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। आपको अच्छे से मालूम है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो आइए इन दोनों को हम पहले अलग से ज्ञात कर लें बारी बारी से। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो आपको अच्छे से याद होगा ये होता है 1/4 साइलेंस 0, पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश और अपान में उनके बीच की दूरी यानी कि Rn लगाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं फॉर्मूले की कि कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो जवाब है 1/4 पाई साइलेंस 0 ZE इंटू ई अपॉन Rn। अब अगर आप Rn की वैल्यू रख दे तो आपको आगे भी कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी कि इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई होकर कितनी हो जाएगी। Rn की वैल्यू है हमारे पास h² साइलेंस 0, नीचे कितना है me पाई e² n² बाई z। तो आप देख सकते हैं इसमें पाई ने पाई को काट दिया, ठीक है, और कुछ कट जाए तो जवाब है सर नहीं, अब तो कुछ नहीं कट रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ जा रही है कितने के बराबर। जरा ध्यान से देखें ये पूरी चीज ऊपर गई, ये z पहले से है e² से गुणा हुआ e⁴ z और me इतना आ जाएगा ये पूरा ऊपर, और नीचे मिल जाएगा हमें 4 साइलेंस 0² h² और n²। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मित्रों काइनेटिक एनर्जी की, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है माइनस, तो यहाँ माइनस लगाना जरूरी हुआ, ये मान हमें माइनस में मिलेगा, ठीक है। एक चीज और, ये z और z का गुणा क्या हो जाएगा z² हो जाएगा। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, आपका मान होता है हाफ mv², ठीक है, तो vn का स्क्वायर, तो me बाई क्या हुआ 2 v² का मतलब आप देख ही रहे ऊपर वो है e के पावर कितना आ जाएगा 4 z का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर में देखिए इसका 4 आ जाएगा h² साइलेंस 0 का स्क्वायर और n का स्क्वायर। अब अगर आप इसको मैच कराएं यहाँ से तो आप देखिए e4 यहाँ भी e4, यहाँ z², यहाँ भी z², यहाँ me, यहाँ me, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 4 है साइलेंस 0 का स्क्वायर, साइलेंस 0 का स्क्वायर, h का स्क्वायर, h का स्क्वायर, n का स्क्वायर, n का स्क्वायर, सब कुछ सेम है, केवल आपको एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है मित्रों हाफ। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की आधा है, या मैं दूसरे भाषा में कह सकता हूं इधर कि ये इसका क्या है दुगना है, इसी का दुगना है, इसमें हाफ लगा उसमें हाफ नहीं लगा, तो ये 2 टाइम्स क्या है हमारे काइनेटिक एनर्जी, और साथ में क्या लगा दें एक माइनस भी। तो अब हमारी टोटल एनर्जी यानी कि E हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो आपको समझ में आ जाएगा -2ke प्लस ke कर देंगे हम, और हमें मिल जाएगा -ke, यानी कि हमारी टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। और हमारी एनर्जी काइनेटिक कितनी है, आइए जरा मित्रों ऊपर की तरफ हम इसको लिख लें और इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई वे में ले आए, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं हमारे पास E की वैल्यू कितनी आ रही है। अब सिंप्लीफाई वे में भी हम इसको देखेंगे, माइनस करेंगे ke की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2 me e के पावर 4 z का स्क्वायर अपॉन में कितना है 4 h² साइलेंस 0 का स्क्वायर और n का स्क्वायर। अब इतना खतरनाक आंकड़ा तो रख पाना याद बड़ा मुश्किल है मेरे दोस्तों, इसीलिए मैंने क्या किया यहां से h और n² को पहले बाहर ही आया यानी कि बाहर निकाला, तो me e के पावर 4 h² साइलेंस 0 का स्क्वायर z² और n², यहाँ पर hc का गुणा यहाँ भी hc का गुणा,
अब जब मैं ये पूरी वैल्यू को निकालूंगा तो उसको एक नया नाम दे दिया जाएगा जिसका नाम होगा रिडबर्ग कांस्टेंट, यानी कि रिडबर्ग नियतांक के नाम से हम इसको जानेंगे। और इसका पूरा कैलकुलेशन करने पर हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ये जो हिस्सा है इसका जब हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो ये इतना आता है, रिडबर्ग नियतांक का मान 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो आप उसको इससे भी हटा सकते हैं, ठीक है, उसको आप इससे भी हटा सकते हैं और आपको E की वैल्यू मिल जाएगी 1.097 इंटू 10⁻7, ठीक है। आगे HC Z²/n²। तो ये हो गया आपका हिसाब किताब थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में, ठीक है। इसको आप अगर R लिखना चाहें तो R भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर और ज्यादा हम आसान बदलना चाहें और ज्यादा इजी करना चाहें तो इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हमें इस पूरे सिस्टम को भाग देना पड़ेगा कितने से? जवाब है सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। अगर मैं ऐसा भाग करूं तो एक मिनट, यहाँ आर ही लिख देते हैं, R/HC² अगर यहाँ अभी भी भाग देते हैं तो ये और आसान हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये आसान कितना हो जाएगा? तो जवाब है सर ये हो जाएगा -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो आपको आंसर मिल रहा होगा वो किसमें मिलेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। अब इसकी सहायता से मित्रों अगर मैं हाइड्रोजन के पहले स्तर की ऊर्जा निकालना चाहूं तो जवाब होगा सर ये बड़े आराम से हमारा निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? अगर हमने n बराबर 1 रखा और z बराबर 1 तो हमें हाइड्रोजन के पहले ऊर्जा स्तर यानी कि पहले ऑर्बिटल की ऊर्जा मिल जाएगी 1² यानी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम दूसरे वाले की भी निकालना चाहें तो ये हो जाएगा E2 बराबर -13.6 इंटू 1² इंटू 2²। 4 का भाग देंगे, 4 × 12, 4 × 16, तो दूसरे का आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर बार हमें एक निश्चित ऊर्जा स्तर मिलता है या एक निश्चित गैप के बाद एक कक्ष मिलेगा जिसका मान हम R से निकाल सकते हैं, Rn से। उस हर कक्ष में एक खास वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो हम निकाल सकते हैं Vn से। हर कक्ष की अपना एक ऊर्जा स्तर होगा, उस ऊर्जा स्तर का मान निकाल सकते हैं इस कैलकुलेशन से 13.6 Z²/n² की सहायता से। तो उम्मीद करता हूं ये कैलकुलेशन वाला भाग जो बोर का हमने आज पढ़ा उसे पढ़कर आप बोर नहीं होंगे, बल्कि एक बार प्रैक्टिस कर इसे अच्छे से ओके कर लेंगे। कुछ इसमें नियमित आंकड़े होते हैं, उन्हें रट लेना ही समझदारी होती है। जैसे Rn का जब हमने कैलकुलेशन किया तो बहुत सारे बवाल को खत्म करके 0.53 एंगस्ट्रॉम लिखा। ऐसे Vn के लिए भी जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड लिखकर बहुत सारे कांस्टेंटों को गायब कर लिया। ऐसे यहाँ वाले में भी इतने सारी चीजों को हटाकर हमने रिडबर्ग का मान रख लिया जिसका मान 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है। तो उम्मीद करते मित्रों ये सारी बातें आपको बहुत प्यारी लगे, आपके प्यारे प्यारे कमेंट आए, क्योंकि इस प्यारी प्यारी मेहनत के लिए कुछ तो बनता ही है। तो तब अगले वीडियो तक के लिए मैं लेता हूं आपसे इजाजत, हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।